ठीक है। तो उसमें देखा था, तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा कि विच वन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एसडीएलसी। उसके अंदर फीजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, और उसके बाद में कम्युनिकेशन, और उसके बाद में नन ऑफ द अबव। अब उसमें कम्युनिकेशन राइट है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि एसडीएलसी सब अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। अब जैसे डीएफडी सीएफडी है, वो होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, एनालिसिस वाले फेज के अंदर, लेकिन कुछ लोगों ने उसको डिजाइनिंग फेज के अंदर डाल रखा है। स्ट्रक्चर चार्ट जो बनता है वो किसके अंदर बनता है, एनालिसिस फेज के अंदर बनता है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको डिजाइनिंग फेज के अंदर डाल रखा है। तो कुछ रेफरेंस बुक्स जो है कंटेंट को इधर से उधर करती है। तो तुम्हारे को जो स्टैंडर्ड बुक है वो फॉलो करनी है, जो मैंने तुम्हारे को कल बताई थी, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारे को वेल मेंटेन कंटेंट मिलेगा, ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू फॉलो करना है अपने को। तो हम लोग एनालिसिस तक कर चुके थे, ठीक है। अब डिजाइनिंग की बात करते हैं। देखो डिजाइनिंग का मतलब क्या है, जो भी प्रोजेक्ट किसी एजेंसी के पास आता है, या जो भी टीम उस प्रोजेक्ट को करती है, तो उस प्रोजेक्ट की पहले डिजाइनिंग होती है। तो मैंने आपको दो तरह की डिजाइनिंग बताई थी, एक तो होती है ग्राफिकल डिजाइनिंग, दूसरी होती है एचटीएमएल डिजाइनिंग, ठीक है। अब ग्राफिकल डिजाइनिंग जो होती है वो किसके थ्रू होती है, दो मैंने आपको बताए थे, ग्राफिकल और एचटीएमएल, ठीक है। मतलब पिक्टोरियल, ठीक है, इमेजेस बनेंगे, ठीक है, सिंपल है, इमेजेस बनेंगे। तो इमेजेस के ऊपर ही, अब देखो सिर्फ एक इमेज नहीं बनेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारे पर्सन्स का रोल रहता है, ठीक है। जैसे कस्टमर का भी रोल रहता है, डिजाइनर का रोल रहता है, एनालिसिस्ट का रोल रहता है, डेवलपर का भी रोल रहता है, टेस्टिंग टीम का भी रोल रहता है, और टीम मैनेजर का भी रोल रहता है। उनका रोल क्या रहता है वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। एचटीएमएल के अंदर आपकी क्या आएगी, एचटीएमएल कोडिंग आएगी, सिंपल थिंग है, ठीक है। अब जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनेगी ना, तो वो मल्टीपल बनेगी, ठीक है। मतलब एक ही कंटेंट के चार पांच डिजाइन बनेंगे, उसमें से एक डिजाइन सेलेक्ट होगा जो कस्टमर अप्रूव करेगा या टीम मैनेजर अप्रूव करेगा, ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट आ जाए, वो फ्लेक्सिबल डिजाइन हो, सब कुछ चेक किया जाएगा। फिर उस कोडिंग उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, कोडिंग के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसा ही तो होता है डिजाइनिंग फेज के अंदर। फिर वो एचटीएमएल के अंदर जब कन्वर्ट होती है तो उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। टेस्ट करने के बाद में जो टेस्टिंग टीम होती है उसको अप्रूवल देती है, उसके बाद में टीम मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा वाला डिजाइन अप्रूव करना है, ठीक है। जब ये सारा काम हो जाता है, उसके बाद में और जो दूसरे लोग हैं जैसे कस्टमर है वगैरह है, उनसे अप्रूवल लिया जाता है कि क्या आपको डिजाइन ठीक लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बाकी वेब पेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक पेज बनाया फिर उसको टेस्ट करके फिर नेक्स्ट पेज की डिजाइन बनाएंगे, नहीं। एक बार जो पेज बन गया उसी के हेडर और फुटर के डिजाइन के अकॉर्डिंग बाकी पेजेस बनते हैं। देखे होंगे ना कि अगर कोई वेबसाइट है उसका हेडर और फुटर हमेशा सेम रहता है, और अंदर का डिजाइन भी सेम रहता है, कंटेंट हमेशा सेम रहता है, तो वो चीज होती है। अब कोडिंग में कन्वर्ट होने के बाद भाई स्ट्रक्चर बन गया अपना, ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। अब स्ट्रक्चर बनने के बाद हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट में जाते हैं। अब जब डेवलपमेंट में जाते हो तो सबसे बड़ा मेजर रोल किसका रहता है, डेवलपमेंट टीम का रहता है, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट होता है वो कौन करता है, डेवलपर करता है, ठीक है। अब डेवलपर का क्या काम है, स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें जान डालनी है, ठीक है, लॉजिक्स लगाने, ठीक है। अब लॉजिक्स लगाने के लिए आप क्या यूज करोगे, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब की फर्दर कोई भी हो सकती है, ठीक है, लाइक जावा हो सकती है, पीएचपी हो सकती है, डॉट नेट हो सकती है, एंगुलर, नोड, कोई भी हो सकती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। लाइन ऑफ कोड्स, लाइन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड। अब इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, देखो जब भी डेवलपमेंट होता है तो दो अप्रोचेस पे होता है। डेवलपमेंट जो होता है उसकी दो अप्रोचेस रहती है। कौन कौन सी अप्रोचेस रहती है वो बता देता हूं मैं आपको। एक तो स्ट्रक्चर्ड रहती है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। दूसरी रहती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। ये आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो दोबारा बता रहा हूं। प्रोग्रामिंग जो होगी, मतलब जो डेवलपमेंट होगा वो दो अप्रोचेस पे होगा, एक तो होगा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पे, दूसरा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे। अब इनके अंदर भी क्या होता है, स्टेजेस होती है। देखो अगर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, दो तरीके से डेवलपमेंट होगा। अब इसके अंदर भी दो तरह की डेवलपमेंट के अंदर स्टेप्स होगी, ठीक है। अब जैसे स्ट्रक्चर्ड है तो स्ट्रक्चर डिजाइन, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर टेस्टिंग, ये तीन स्टेप्स रहती है, ठीक है। डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग, ये तीन चीज आती है इस अप्रोच के अंदर। ऐसे ही सेम
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर भी क्या आएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग, ये तीन चीजें रहेगी यहाँ पे भी सेम। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ना, ये डिपेंडेंट रहती है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है ये इंडिपेंडेंट रहती है। अब डिपेंडर और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, देखो जो पिछला वाला स्ट्रक्चर होगा उस पर डिपेंडेंट रहेगी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। सी पढ़िए ना, वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पे काम करती है, और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे काम करती है। ठीक है, तो वही सेम थिंग यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में ऐसा क्या है कि इसका नाम ये है, यहाँ पे क्या होता है, वही आपको जो सी प्लस प्लस के अंदर आप पॉइंट्स पढ़ते हो ना, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट क्लासेस, वही सब चीजें यहाँ पे मिलेगी आपको सेम। अगर आप डेप्थ में जाओगे तो आपको यही सब चीजें मिलेगी इसके अंदर। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में जाओगे तो मशीन डिपेंडेंट है। ठीक है, लाइक अगर उसको फ्लेक्सिबल नहीं बनाया है तो सिर्फ वो 360 x 720 वाली स्क्रीन पे ही काम करेगा, 1024 x 1024 वाली स्क्रीन पे ही काम करेगा। जो वेबसाइट्स बनती है उनको फ्लेक्सिबल बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू साइज, कि अगर आप उसी वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करोगे तो उसी शेप के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी डालनी होती है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करती है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एसडीएलसी के ऊपर बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा फेज जो होता है वो टेस्टिंग के लिए काम में आता है। अब जैसे क्वेश्चन था टेस्टिंग से रिलेटेड था, और भी बताऊंगा मैं जब टेस्टिंग का फेज आएगा। ये क्लियर है डेवलपमेंट वाला फेज, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब टेस्टिंग की बात करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाला जो फेज है ना, वो टेस्टिंग फेज है आपका, क्योंकि इसके अंदर पार्ट्स ज्यादा है, टेस्टिंग कई तरह की है। ठीक है, तो वो सब उस पर डिपेंड करता है। सारा लिख लिया? टेस्टिंग फेज के अंदर क्या है, कई सारी टेस्टिंग्स है, और अपन ने अभी तक सिर्फ इतना पढ़ा है कि टेस्टिंग जो होती है वो मतलब इम्प्लीमेंट से पहले होती है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि इम्प्लीमेंट के बाद भी टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस के टाइम पे। हाँ, मतलब क्या होता है कि टेस्टिंग पता है अनजाने के अंदर हम लोग ही करवा देते हैं। वो बताता हूँ मैं कैसे करवा देते हैं। जब हम कोई चीज लाते हैं और उसमें कोई बग आ जाती है या खराब हो जाती है टाइम से पहले, तो आप लोग मेंटेनेंस के लिए एक टेक्निकल पर्सन को बुलाते हो। वो टेक्निकल पर्सन आके क्या करता है, पूरी मशीन को थोड़ी चेक करता है। जो पुरानी टेस्टिंग हुई हुई है मैन्युफैक्चरिंग से पहले, उन सब चीजों को दोबारा से टेस्ट करता है। उस टेस्टिंग को बोला जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो वो अकेली ऐसी टेस्टिंग है जो मेंटेनेंस के टाइम पे होती है। ये बहुत कम पता है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2-3 बार कि विच वन टेस्टिंग इज यूज फॉर एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस एंड और आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि मॉड्यूल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। लिख लिए? क्या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या है? इसमें टेस्टिंग होती है ना, अगर आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच काम में लोगे, ठीक है, तो वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाओगे। ठीक है, मतलब हर एक स्ट्रक्चर जो होगा वो दूसरे वाले पे डिपेंडेंट होगा, लाइक वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, जो हर एक फेज होता है वो दूसरे वाले फेज पे डिपेंडेंट होता है, कि फर्स्ट कंप्लीट होगा तभी हम सेकंड कर सकते हैं। तो वही वाली सीन यहाँ पे रहता है। हर एक चीज को टेस्ट करके ही आगे मूव किया जा सकता है, और एक बार आगे मूव कर गए तो आप वापस पीछे नहीं जा सकते। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में ये रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर सब इंडिपेंडेंट रहता है, हर अपना 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 मॉड्यूल अपने अपने टाइम से वर्क करता है। एसडीएलसी के अंदर बहुत सारे मॉडल्स भी हैं, वो मॉडल्स में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अब देखो टेस्टिंग की बात करते हैं, तो टेस्टिंग से हम क्या समझते हैं, जो भी डिजाइनिंग या डेवलपमेंट फेज में हुआ है उसको चेक करना, उसको अगर वो उसमें बग है तो उसको बग फ्री बनाना, डिबग करना, ठीक है, एरर फ्री करना, और फिर उसके ऊपर अप्रूवल देना। टेस्टिंग का फेज ये होता है। अब टेस्टिंग क्या है, दो तरीके से होती है। ठीक है, टेस्टिंग के जो है वो दो तरीके हैं, एक तो व्हाइट बॉक्स और एक ब्लैक बॉक्स। ठीक है, अब व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब है? व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? देखो,
सिंपल, विद कोडिंग, विदाउट कोडिंग, कोई इफ एंड बट नहीं है। विद कोडिंग का मतलब है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा उल्टा हो गया मैटर। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो विद कोडिंग होती है, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो विदाउट कोडिंग होती है। ठीक है ना। अब व्हाइट बॉक्स से मेरा क्या मतलब है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो मेन रोल रहता है वो भी डेवलपर का ही रहता है। जो टेस्ट करने वाला होगा वो डेवलपर ही होगा, वो कोडिंग चेक करेगा। ठीक है ना। व्हाइट बॉक्स का मतलब क्या है? वो कोडिंग चेक करेगा, एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक फंक्शन चेक किया जाएगा, एक एक क्लास चेक की जाएगी कि कहाँ कहीं पे कोई एरर तो नहीं है, सारे केसेस जो है वो फिट एंड फाइन तो है ना। केसेस भी चेक किए जाते हैं ना कि कौन कौन से केसेस के अंदर एरर आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब इसके अंदर जो होगा वो कोडिंग चेक नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी चेक की जाएगी। लाइक वैल्यूज डाल के, कि जैसे पासवर्ड का हम वो बनाते हैं इनपुट बॉक्स, तो पासवर्ड के अंदर हमने अगर वो लगाए हैं, लिमिटेशंस लगाए हैं, या आपने बाउंड्रीज लगाई है कि भाई अपर लेटर, लोअर लेटर और कैप स्पेशल कैरेक्टर यूज करना कंपलसरी है। अब अगर आप उसमें चेक करके देख रहे हो सिर्फ अपर लेटर डालो तो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसको एक्सेस दे रहा है, तो वो बग है। तो उन सब चीजों को क्या चेक किया जाता है? वो विदाउट कोडिंग हो रहा है ना सारा, इंस्पेक्ट करके ही आप चेक कर रहे हो। इंस्पेक्ट समझते हो ना? राइट क्लिक, कोई भी स्क्रीन होती है, जब कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो तो राइट क्लिक करोगे तो वहां बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उसमें इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हो तो क्या होता है? एक साइड में HTML की कोडिंग खुलती है, वो स्टैटिक होती है, उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते, बस वो जब तक रिफ्रेश नहीं करे हो तब तक उसको देख सकते हो, रिफ्रेश करने के बाद में वापस वो अपने करंट पोजीशन में आ जाती है। ठीक है। तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है, जिसके अंदर आप कोड को नहीं छेड़ते हो, सिर्फ क्या करोगे? फंक्शनैलिटी चेक करोगे, मतलब डिजाइनिंग वाली फंक्शनैलिटी चेक करोगे, फ्रंट एंड जिसको बोला जाता है। दो चीजें होती है, इसको आप कह सकते हो फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड समझते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। फ्रंट एंड का मतलब है जो पेज होगा ना, सिर्फ उसको चेक किया जाएगा। बैकएंड का मतलब कोडिंग चेक की जाएगी। सिंपल चीज समझ में आई? ठीक है। तो व्हाइट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इतना कुछ नहीं है, लेकिन जो मेन कंटेंट है वो है अपना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। इसके अंदर आते हैं और भी फेजेस, यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। ये सब चीजें आती है इसके अंदर, जिसके अंदर कोड चेक किया जाता है। लिख लिया? अब तो सर मैंने बहुत सारा लिखवा दिया, थे ही नहीं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जो बात करते हैं हम, सॉरी व्हाइट बॉक्स की। अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर कौन कौन सी टेस्टिंग आती है वो देखो। सबसे पहले आती है आपकी यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। और यूनिट टेस्टिंग के अंदर भी एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल टेस्टिंग। ठीक है। दूसरी आती है इंटीग्रेशन। ये तीन स्टेप्स है, यूनिट, इंटीग्रेशन और फंक्शनल। ये तीन टेस्टिंग होती है। अब यूनिट टेस्टिंग के अंदर भी मॉड्यूल टेस्टिंग होती है। मॉड्यूल समझते हो ना? मॉड्यूल क्या होता है? एटम समझते हो? एटम, जिसने साइंस पढ़ी है 10 तक, एटम का मतलब अणु जिसको बोलते हैं, अणु, हिंदी में अणु बोला जाता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा भाग, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। तो एटॉमिक लेवल पे जो टेस्टिंग होती है ना, उसको यूनिट टेस्टिंग बोला जाता है। एक एक लाइन जहां पे चेक की जाएगी, एक एक कोड जहां पे चेक किया जाएगा, एक एक कीवर्ड चेक किया जाएगा कि कहीं पे। अब कीवर्ड की जैसे स्पेसिफिकेशन ये होती है कि उसको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते,
स्मॉल में लिखा जाएगा, तो वहां पे एक एक चीज चेक होगी, उसको बोला जाता है यूनिट टेस्टिंग। उसके अंदर ये मॉड्यूल टेस्टिंग आती है, कि मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, एटॉमिक लेवल पे जो टेस्टिंग होगी वो क्या होगी, मॉड्यूल टेस्टिंग होगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो एटॉमिक लेवल पे जो टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग एट एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पे जो टेस्टिंग होगी उसको अपन मॉड्यूल टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग बोलेंगे। एक ही फेज आता है, उसको मॉड्यूल भी बोल सकते हैं या यूनिट भी बोल सकते हैं। दूसरी आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे ब्लॉक्स को मर्ज करके, छोटे छोटे बॉक्स को मर्ज करके चेक किया जाएगा। एक बॉक्स को जो मतलब जैसे इनहेरिटेंस लगाते हैं, तो एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करती है। तो क्या हुआ, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से मर्ज किया हमने, और फिर उसको चेक करते हैं कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटीज जो है हर केस के लिए सूटेबल है या नहीं। ठीक है, तो मर्ज द यूनिट्स एंड टेस्ट टुगेदर। ठीक है, यूनिट्स को मर्ज करते हैं और फिर उनको टेस्ट करते हैं। ये चीज समझ में आई? छोटे छोटे पार्ट्स को मर्ज किया जाएगा फिर उनको टेस्ट किया जाएगा, वो होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद में आती है फंक्शनल टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है, देखो, जब भी कोई वेब पेज बनता है तो एक सिंगल प्रोग्राम में तो बनता नहीं है, मल्टीपल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके, लाइक आरडीबीएमएस आपने पढ़ा होगा, तो रिलेशनल डीबीएस में क्या होता है, एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस से कनेक्ट करके चेक किया जाता है कि डेटा स्वैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्विच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो चेक किया जाता है, तो उसको बोला जाता है फंक्शनल टेस्टिंग। एक प्रोग्राम या एक कोड को दूसरे कोड से कंपेयर किया जा रहा है जिससे आपने उसको कनेक्ट किया है। जैसे कि आप एक फाइल को डेटाबेस से कनेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, डेवलपमेंट के टाइम पे हम यही करते हैं कि जब एक प्रोग्रामिंग फाइल बनाई जाती है उसको हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर डेटा चेक करते हैं डाल के कि इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डुप्लीकेसी तो नहीं है, कि सेम डेटा तो नहीं डाला जा रहा है। लाइक जैसे हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं या आप कोई भी चीज पे रजिस्ट्रेशन, जैसे पेटीएम का रजिस्ट्रेशन की मैं बात करता हूँ, तो एक नंबर से एक ही अकाउंट बनाया जा सकता है। तो वहां पे लिमिटेशन लगी हुई कि आप एक नंबर की प्राइमरी की के अलावा उस नंबर की दूसरी प्राइमरी की नहीं बना सकते, ये लिमिटेशन है। तो इसको भी चेक किया गया होगा, टेस्ट किया गया होगा। इसी को बोला जाता है फंक्शनल टेस्टिंग, कि एक प्रोग्राम का कोड दूसरे वाले प्रोग्राम के कोड पे जो कनेक्टेड है वो डिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चेक मल्टीपल प्रोग्राम डिपेंडेंसी। ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम की डिपेंडेंसी को चेक किया जाता है कि वो सही से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या नहीं है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डेटाबेस अपने अंदर स्टैंड अलोन तो वर्क नहीं कर रहा है, या प्रोग्राम अपने अंदर स्टैंड अलोन तो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाती है। ये चीज समझ में आई? अब एक टेस्टिंग होती है रिग्रेशन। इसका नाम रिग्रेशन ही क्यों है, ये थोड़ा इमोशनल है। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों बोलते हैं उसकी मैं बता देता हूँ। नाम इसको रिग्रेशन टेस्टिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि जब सारा काम हो गया और फिर भी आप बग नहीं ढूंढ पाए, और फिर कस्टमर आपको बग ढूंढ के दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने सारा काम कर लिया, 6 महीने डिवाइस को यूज भी कर लिया, अपनी कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे एम्प्लॉयज के कि यूज करो आराम से 6 महीने तक, फिर भी उसके अंदर वो बग नहीं मिल पाई जो मेंटेनेंस के टाइम पे आपको एंड यूजर निकाल के दे रहा है। जैसे मोबाइल फोन जब मार्केट में आता है तो मैंने आपको बताया था कि वो 6 महीने साल भर अपनी कंपनी के अंदर यूज होता है। उसको टेस्टिंग टीम, दूसरे जो प्रोग्रामर्स है वो डेवलपर्स है, मतलब ऑपरेशनल स्टाफ जितना भी होता है कंपनी के अंदर वो उसको यूज करता है, और फिर साल भर के अंदर उसका फीडबैक देता है कि सर ठीक है, ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, जो भी है। वो सब कुछ होने के बाद आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, डिप्लॉयमेंट दे दिया, उसका डिप्लॉयमेंट देने के बाद कस्टमर बोल रहा है इसके अंदर ये खराबी आ रही है, तो वो आपने थोड़ी ढूंढी, किसने ढूंढी? कस्टमर ने। तो उसको रिग्रेट हुआ फिर, इसलिए उसका नाम रिग्रेशन टेस्टिंग है। ठीक है, रिग्रेट हुआ इस वजह से उसको रिग्रेशन टेस्टिंग, इसको नाम इसीलिए दिया गया है। इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा कि रिग्रेशन टेस्टिंग इसका नाम क्यों है। ठीक है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग जो होती है वो कब होती है? मेंटेनेंस के टाइम पे, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे नहीं, मेंटेनेंस के टाइम पे होगी। करेंगे हम थोड़ी, एंड यूजर थोड़ी करेगा, जो टेक्निकल सपोर्ट होगा, जो सपोर्ट पर्सन होगा वही तो करेगा आके। तो मेंटेनेंस के टाइम पे जो होगी वो रिग्रेशन टेस्टिंग होगी।
इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन जितना मैंने बताया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इतना श्योर हूँ, ठीक है। क्योंकि टेस्टिंग के लिमिटेड फेज है जो यही है तुम्हारे सामने है, ठीक है। दो तरह की टेस्टिंग होती है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स क्या होती है? विद कोड। ब्लैक बॉक्स क्या होती है? विदाउट कोड, जिसको फ्रंट एंड टेस्टिंग या बैक एंड टेस्टिंग भी बोला जाता है। अब जो बैक एंड टेस्टिंग होगी उसके अंदर हम सीधा सा कोड टेस्ट करेंगे। अब कोड कैसे टेस्ट करोगे? लाइन बाय लाइन भी करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स बना के भी करोगे, फिर पूरा प्रोग्राम भी चेक करोगे, फिर प्रोग्राम की, एक प्रोग्राम की दूसरे प्रोग्राम से कनेक्टिविटी है तो उसको भी चेक करोगे, सारी चीज चेक की जाएगी। व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर चेक किया जाएगा कि इनपुट एंड आउटपुट सही है या नहीं, हम जो डेटा डाल रहे हैं वो इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लिमिटेशन सही है या नहीं है, बस ये सब चीजें चेक करोगे। तो टेस्टिंग के अंदर, फेज के अंदर जो भी है, मैक्स टू मैक्स यही हो सकता है इससे। हाँ, थ्रेडिंग के थ्रू चेक किया जाता है। थ्रेडिंग का मतलब यही तो हुआ ना कि आपने एक मॉड्यूल को उठा के दूसरे मॉड्यूल से कनेक्ट किया, फिर उनको मिक्स करके चेक कर रहे हो, वो एक ब्लॉक ऑफ कोड ही तो हो गया। लाइक फंक्शंस, फंक्शन जो होता है उसके अंदर आप वेरिएबल्स बनाते हो, वो सब चेक करते हो। अब जैसे आपने लोकल वेरिएबल बनाया फंक्शन के अंदर, उस वेरिएबल को आप कहाँ यूज कर सकते हो? सिर्फ लोकल वेरिएबल को कहाँ यूज कर सकते हो? सिर्फ फंक्शन के अंदर। उसको बाहर लगा के चेक करोगे तो वो यूज नहीं होगा। अब ऐसे ही फंक्शन के अंदर रिकर्जन लगा दिया आपने, अब रिकर्जन बाहर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी तो चेक करोगे। तो फंक्शंस के छोटे छोटे मॉड्यूल्स को चेक कर रहे हो, फिर पूरे फंक्शन को चेक कर रहे हो एक साथ, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आता है। समझ में आई चीज? इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन में रोल किसका रहता है ये बताओ। अगर कॉमन सेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इम्प्लीमेंटेशन में रोल यूजर का तो हर फेज में ही रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन में सबसे मेन रोल किसका रहता है? भाई डेवलपर तो जाएगा नहीं देने। अगर आप यूजर हो और मैं डेवलपर हूं तो मैं तो आपको प्रोजेक्ट देने जाऊंगा नहीं कि सर ये लो आपका प्रोजेक्ट। टेस्टिंग स्टाफ भी नहीं जाएगा, एनालिसिस्ट जाता है। एनालिसिस्ट जाता है क्योंकि एनालिस्ट का ही रोल होता है, कस्टमर से डील करेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझेगा, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, लाके हमको देगा, फिर हम उस पर काम करेंगे। काम कंप्लीट होने के बाद में एनालिसिस हमारे से फीडबैक रिपोर्ट लेगा और फिर कस्टमर के पास लेके जाएगा सिस्टम को। हाँ, यूजर से फीडबैक लिया जाता है, उसको दिया जाता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर पेज दिया जाता है कि सर आप यूज करके बताओ। उसी को बोलते हैं बेटा टेस्टिंग। वही बेटा टेस्टिंग होती है कि उसका आप छोटा रूप बना के दे दिया आपने उसको, उसकी फंक्शनलिटी को वो यूज कर रहा है, उस फंक्शनलिटी को यूज करके वो फीडबैक देगा, फिर आप उसमें करेक्शंस करोगे। वो करेक्शंस कोडिंग में नहीं होंगे लेकिन, ये भी ध्यान रखना बेटा टेस्टिंग के अंदर। आपने एक ग्राफ देखा होगा, अगर गूगल किया होगा तो पता चलेगा, ठीक है। दो तरह की नॉलेज होती है, मतलब दो तरह की स्किल्स होती है एनालिसिस्ट के पास में। जो एनालिसिस्ट होता है ना, उसके पास में दो तरह की स्किल्स होती है। एक तो होती है इंटरपर्सनल और दूसरी होती है टेक्निकल, ठीक है। इंटरपर्सनल और टेक्निकल। अब इंटरपर्सनल से आप क्या समझते हो? इंटरपर्सनल का मतलब उसके बोलने का तरीका, सामने वाले से बात करने का तरीका, वो अपने आप को कैसे सामने वाले को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अपने आप को, खुद को कैसे एक्सप्लेन करेगा सामने वाले के पास में कि सामने वाला कन्विंस हो जाए कि प्रोजेक्ट में इसी से बनवाऊंगा। समझ रहे हो? तो इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है कि हम सामने वाले को कैसे इंप्रेस करते हैं, कैसे उसको कन्विंस करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स में ये चीजें आती है। टेक्निकल के अंदर कौन सी स्किल्स आएगी कि आपको टेक्निकल की नॉलेज कितनी है। अब देखो सीधी सी बात है, वो एनालिसिस्ट क्यों बना? उसको अच्छी खासी टेक्निकल की नॉलेज होती तो वो डेवलपर बनता ना। लेकिन उसको टेक्निकल की नॉलेज थोड़ी है, उसको पता है कि क्या होता है, तो इसलिए उसको ये दोनों नॉलेज होनी चाहिए। अब ये नॉलेज कौन से लेवल पे किस तरह काम करती है, कौन से वाले फेज में कितना काम करती है। जैसे कि पहला फेज कौन सा होता है आपका? एनालिसिस या फिजिबिलिटी स्टडी, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा फेज कौन सा होता है आपका? डिजाइनिंग। तीसरा फेज डेवलपमेंट। चौथा फेज इम्प्लीमेंट टेस्टिंग। फिफ्थ फेज इम्प्लीमेंटेशन। और सिक्स्थ फेज मेंटेनेंस। अब ये जो चीजें है ना, जो बिजनेस करता है ना वो ये सब चीजें फॉलो करता है। अब बताता हूँ कैसे फॉलो करता है। एनालिसिस की, एनालिस्ट जो होता है उसकी एनालिसिस के टाइम पे
जो इंटरपर्सनल स्किल होती है वो बिल्कुल लो रहती है। ठीक है, ये है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स और ये है आपकी टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, ठीक है, ये दो हैं। इंटरपर्सनल स्किल आपकी बिल्कुल लो रहेगी, ठीक है, लेकिन टेक्निकल स्किल आपकी हाई रहेगी। टेक्निकल स्किल की आपकी हाई क्यों रहेगी? क्योंकि आप मार्केट में पता करोगे ना कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। क्योंकि देखो ऐसा तो होता नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर अगर पीएचपी पे बन गया तो वो दूसरी लैंग्वेज पे नहीं बन सकता है, वो हमारा ऑप्शन होता है। ठीक है, कभी भी जो यूजर होता है वो ये थोड़ी बोलता है मेरे को तो पीएचपी में सॉफ्टवेयर चाहिए। उसको अपने सॉफ्टवेयर से मतलब है, उसको इससे मतलब नहीं वो पीएचपी में बन रहा है या फिर जावा में बन रहा है या किस में बन रहा है, उसको काम करना है। ठीक है, वो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वाली टेक्नोलॉजी के डेवलपर सस्ते में काम करते हैं। ठीक है, वो हमको डिसाइड करना होता है। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, डिजाइनिंग के अंदर आपकी थोड़ी सी इंटरपर्सनल स्किल बढ़ेगी कि डिजाइनिंग से कैसे कम्युनिकेशन करना है, और उस टाइम पे आपका थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, डेवलपमेंट पे टाइम पे ना तो आपको इंटरपर्सनल स्किल से मतलब है, ना आपको टेस्टिंग टेक्निकल वाली से मतलब है। ठीक है, डेवलपर से कोई बात नहीं करनी है आपको, जो भी देगा वो डिजाइनिंग फेज से कन्वर्ट होकर डेवलपमेंट के पास जाएगा, डेवलपर करेगा उसको। ठीक है, फिर टेस्टिंग फेज के अंदर भी आपकी जो स्किल्स है वो क्या रहेगी, लो रहेगी। यहाँ पे भी हमको कोई मतलब नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आपको क्या करना है, अपनी इंटरपर्सनल स्किल को भी हाई पे लेके जाना है और टेक्निकल स्किल को भी हाई पे लेके जाना है। ऐसा ही करते हो ना भाई, सारा प्रोजेक्ट बन गया, उसके बाद में जब आप यूजर के पास जाओगे तो उसको समझाओगे क्या? भाई ऐसा थोड़ी दे ही दोगे सर लो करो यूज। उसको ये तो बताओगे ना कि सर देखो इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी है, हमने इसके अंदर ये चीजें डाली है, आप इसके अंदर इस तरीके से लॉक भी लगा सकते हो। ठीक है, आप जो है इसको एनक्रिप्ट भी कर सकते हो डेटा को, आपके अलावा कोई इसको देख नहीं पाएगा, सिक्योरिटी भी लगा सकते हो। सब चीजें उसको समझाओगे कि नहीं समझाओगे? कुछ टेक्निकल तो नॉलेज दोगे ना उसको कि भाई इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी हमने डाली है एडिशनल। ठीक है, और इंटरपर्सनल स्किल आपके बात करने का तरीका कि वो आपसे कन्विंस भी हो जाए, काम हो गया आपका। इसके बाद में एनालिसिस्ट का क्या रोल है? नल, उसको कोई मतलब नहीं है। भाई साहब ले गए आप, मुझे कोई लेना देना नहीं है अब। जो देखेगा वो टेक्निकल सपोर्ट टीम देखेगी, अब खराबी आई तो वो देखेगा, नहीं आई तो वो देखेगा, मुझे कोई मतलब नहीं। यही होता है, हम यही तो करते हैं। और क्या करते हैं, आपकी दुकान से कोई सामान ले गया, बोलते हैं भाई साहब यही चेक कर लो जो करना है, बाद में मुझे मेरी कोई गारंटी नहीं है। यही होता है, आपके सामने गलती आ गई तो हाथ जोड़ के आपको ये बोलेगा मैं करके देता हूँ, है ना? और अगर ले गया दुकान के बाहर भी खराब होगी तो मुझे नहीं पता क्या हुआ। यही होता है। तो सेम चीज हम अपनी रियल लाइफ के अंदर जो है प्रैक्टिकल करते हैं, वही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको हर बुक के अंदर, हर रेफरेंस बुक के अंदर, हर टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगा। जो टेक्निक मतलब जो बिजनेस एनालिसिस्ट का जो ग्राफ होता है वो यही रहता है कि टॉप टू डाउन अप्रोच या बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, किस तरीके से चलती है, कौन सी वाली मेथोडोलॉजी के अंदर जो होता है, कौन सी वाली स्टेप के अंदर जो होता है, एनालिसिस की टेक्निकल अप्रोच क्या रहती है, टॉप टू डाउन रहती है, बॉटम टू टॉप रहती है। ठीक है, वो सब चीजें इसके अंदर देखी जाती है। इस मेंटेनेंस के बाद में भी कोई आता है क्या स्टेप? आता है कि नहीं आता है? बताओ भाई, थोड़ा जागो। ठीक है, फीडबैक हम लोग देते नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन होता है कि भाई आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, जिसकी रेटिंग्स ज्यादा होगी वही तो ज्यादा चलेगा। दुनिया को कैसे पता चलता है किसकी चीज ज्यादा अच्छी है? यूज करने से थोड़ी पता चलता है, जो सामने वाला फीडबैक देता है उसी उसी को देख के अच्छा लगता है। आप लोग भी अगर शॉपिंग करते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो आप लोग भी सबसे पहले स्टार्स को देखते हो, कितने स्टार है। और वो तीन तीन जनों ने रेटिंग ली हो चाहे उसको, ठीक है, तो उसमें भी फुल फुल दिखाएगा। और अगर 1000 लोगों ने भी रेटिंग दे रखी है तो अगर कम दे रखी है तो कम दिखाएगा। तो रेटिंग के हिसाब से काम करते हो ना, तो फीडबैक के अकॉर्डिंग क्या चलता है, आपका प्रोडक्ट चलता है। अगर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है तो आपको एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, और अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइक पुराना हो रखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी रेटिंग्स दिखानी है। रेटिंग्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, चाहे वो नॉर्मल ही हो, उसमें कोई फंक्शनलिटी ना हो, नॉर्मल चीज है। 400 रुपए का जूता है, 2000 में बिक रहा है, ठीक है, लेकिन उस पर रेटिंग जा रखी है 1 लाख। आप बाय करने से पहले सोचोगे नहीं, अगर शूज बाय कर रहे हो तो, समझ रहे हो? और अगर कोई शूज है 400 में मिल रहा है, उसकी अच्छी खासियत है, बिल्कुल बनावट ऐसी है प्यूमा की जैसी 4500 वाली,
अरे क्या है, होगा मटेरियल ऐसा ही कुछ, यही होता है ना। तो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट और जो पुराना लॉन्च प्रोडक्ट होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। एक में फीडबैक देखा जाता है, एक में फंक्शनैलिटी देखी जाती है, ठीक है। मेंटेनेंस के अंदर ये स्टेप जरूर लिख लेना, रिग्रेशन टेस्टिंग। मेंटेनेंस के अंदर किसका रोल होता है? टेक्निकल सपोर्ट टीम का रोल होता है, ठीक है। मेंटेनेंस में किसका रोल होता है? टेक्निकल सपोर्ट टीम या सपोर्ट टीम? मोस्टली टेक्निकल सपोर्ट टीम ही काम करती है, ठीक है। कि लाइक आप कोई भी चीज लाते हो, चाहे वॉशिंग मशीन ही लाओ, उसमें भी टेक्निकल सपोर्ट टीम तो काम करेगी ना। जो बंदा होगा वो इंजीनियरिंग करा हुआ ही होगा, वही तो आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा, बीए पास तो करा नहीं सकता है, सीधी सी बात है। तो मेंटेनेंस के अंदर जो मेन रोल रहता है वो सपोर्टिंग टीम का रहता है। और वही लोग क्या करते हैं? वही लोग करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पे टेस्टर नहीं आएगा करने के लिए, ये ध्यान रखना। मेंटेनेंस के अंदर कभी भी टेस्टर का रोल नहीं रहता है। मेंटेनेंस के अंदर सिर्फ टेक्निकल सपोर्टिंग या सपोर्ट टीम ही जो होती है वो जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करवाती है और रिग्रेशन टेस्टिंग करने का काम करती है, अगर बग है तो, ठीक है। अगर यूजर एंड यूजर की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है तो फिर रिग्रेशन टेस्टिंग एग्जीक्यूट होती है। क्लियर है ये चीज? मेंटेनेंस में से ज्यादा कुछ नहीं है मेंटेनेंस फेज के अंदर। नेक्स्ट फीडबैक के बारे में आपको बताइए। फीडबैक के अंदर क्या होता है कि यूजर से घूम के वो चीज वापस कहाँ जाती है? उस सिस्टम पे जाती है, जो भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उसके फीडबैक फॉर्म पे जाती है। जो भी आप कमेंट्स वगैरह देते हो, स्टार वगैरह देते हो, तो इसमें फीडबैक में किसका रोल रहता है? एंड यूजर का रोल रहता है, ठीक है। सिंपल थिंग है, फीडबैक ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसको। अब बात करते हैं हम इसके मॉडल्स की। एसडीएलसी के जो मॉडल्स होते हैं, कि ये जो फेजेस हैं हर मॉडल के अंदर यूज होंगे, ठीक है। एसडीएलसी एक ग्रुप है बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत सारे अप्रोचेस है, बहुत सारे मॉडल्स हैं कि हमको कौन से वाली स्ट्रेटेजी पे काम करना है। अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है ना काम करने की, ठीक है। जैसे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम करते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हम कौन सा वाला स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हैं कि भाई अगर गलती हो भी जाती है तो हम उसको फटाफट सही कर सकें, है ना। ऐसी स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं या नहीं चलते हैं? तो वही स्ट्रेटेजीज को मेंटेन करते हुए कहता है कि एसडीएलसी के फेजेस को अलग अलग मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। अब वो मॉडल्स कौन कौन से हैं वो देखो। वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, कम से कम 15-20 मॉडल है, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिलेबस में थोड़े कमी है। जिसमें सबसे बेसिक है वो वाटरफॉल है, ठीक है। दूसरा है आपके पास में स्पाइरल, तीसरा है रेड, चौथा है, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। प्रोटोटाइप, ठीक है। जेड, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉडल होते हैं, वी मॉडल होता है, ठीक है। अब देखो, ये जेड वैसे आपके है नहीं, फिर भी आप लिख लो, ठीक है। अब देखो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। ठीक है। अब देखो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। वाटरफॉल का मतलब पता है? झरना देखा है? झरना, झरने के अंदर क्या होता है? पानी ऊपर से नीचे आता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अगर वाटर का फ्लो यहाँ से है तो वो हर स्टेप के साथ में नीचे वाले स्टोन पे ही फ्लो होगा। ऐसा ही होता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, हर वाले स्टोन के अकॉर्डिंग वो नीचे की तरफ फ्लो होगा स्लाइड होते हुए, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे वेरी करती है, ठीक है। सेकंड स्टेप यहाँ पे वेरी करती है, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे और फिफ्थ यहाँ पे। अब ये जो स्टोन्स है ना, यही आपकी क्या है? स्टेप्स है, या फिर उनको बोल सकते हो आप स्टेजेस है, ठीक है। जैसे पहली कौन सी होगी? एनालिसिस हो गई,
ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपकी क्या हो गई, एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी हो गई आपकी, डिजाइन हो गई। नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका, डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग सॉरी। ओके, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस। रुक जा, तो तसल्ली तो खा। बहुत सारी स्टेप्स, बहुत सारे मॉडल आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर फीडबैक का ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सारे स्टेप्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको फीजिबिलिटी स्टडी नहीं मिलेगी। ठीक है, कई बहुत सारे हैं मॉडल्स, बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो वाटरफॉल मॉडल है, अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि विच मॉडल इज यूज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, विच मॉडल इज सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, या फिर ऐसे पूछ लेता है वाटरफॉल मॉडल इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, ये जो मॉडल है ये काम करेगा स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जिनकी डेडलाइन भी कम होती है और काम भी जिनके अंदर कम होता है, ठीक है, उसके अंदर जो होता है वाटरफॉल मॉडल यूज किया जाता है। ठीक समझ में आई? तो वाटरफॉल मॉडल की स्ट्रेटेजी देखो क्या रहती है, टॉप टू डाउन अप्रोच पे काम करता है। मतलब एक बार ऊपर से नीचे आ गया तो वापस ऊपर जाने में बहुत प्रॉब्लम है, वैसे तो जाता नहीं है स्टेप। ठीक है, लेकिन फिर भी जाते हो तो टाइम टेकिंग हो जाता है। टाइम टेकिंग क्यों हो जाता है, पहले एनालिसिस होगा। एनालिसिस एक बार कंप्लीट हो गया, एनालिसिस का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन। एक बार अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई, डीएफडी सीएफडी स्ट्रक्चर चार्ट क्वेश्चनरी सब कुछ बन गया, ठीक है, उसके बाद में डिजाइनिंग फेज में आएगा। उसके अंदर आप क्या बनाओगे, उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर एक पेज का नहीं, पूरी वेबसाइट का बनेगा। पूरी वेबसाइट का एक साथ स्ट्रक्चर बनेगा। जब पूरी वेबसाइट का एक साथ स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर वो चीज जाएगी डेवलपमेंट के अंदर, पूरी एक साथ। फिर उस पूरी वेबसाइट का डेवलपमेंट होगा, यानी कि अगर एक वेबसाइट के अंदर 100 पेजेस है तो 100 पेजेस का एक साथ डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद में वो 100 के 100 पेजेस डेवलप होके किसमें जाएंगे, टेस्टिंग के अंदर। अब अगर एक भी पेज में गड़बड़ आ गई तो पूरी की पूरी वेबसाइट उठा के कहाँ देनी पड़ेगी, डेवलपर को देनी पड़ेगी। पूरी की पूरी वेबसाइट, समझ रहे हो? एक तो एक पेज को टेस्ट करके अगर उसमें एरर हो तो एक पेज दे देना, एक पूरी वेबसाइट ही दे देना। ठीक है, तो कितना टाइम टेकिंग हो गया, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना टाइम टेकिंग के अंदर। तो छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर, लाइक जिसके अंदर 5-6 पेजेस की वेबसाइट है या 2-3 पेजेस की स्टैटिक वेबसाइट है, छोटे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, जहाँ पे टाइम टेकिंग कम होता है, टाइम जो होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम रहती है, वहां पे जो होता है वाटरफॉल मॉडल जो होता है यूज होता है स्मॉल प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है लेस डेडलाइन, जिसकी डेडलाइन कम है। ठीक है, डेडलाइन कम है और जिसके अंदर नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, फंक्शंस भी कम होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस भी आपके कम है, वो प्रोजेक्ट यहाँ पे यूज होते हैं। टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, सेम कई जो है फीचर्स इसके अंदर यही स्टेप्स रहती है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है। और सेम मेथोडोलॉजी रहती है, वही व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, वही सब कुछ रहता है। मेंटेनेंस भी वही रहता है, एनालिसिस्ट का रोल भी वही रहता है, सब चीजें वही रहती है। फेजेस वो हैं तो चीजें भी वही रहेगी जो एसडीएलसी में आई है। ठीक है, बस काम करने का तरीका अलग है। चीज समझ में आई? तो इतना बहुत है, आई थिंक कल देखते हैं बाकी। सही